वेलकम साथियों, आर्यन एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। मैं ये क्लास इंदिरा गांधी नेशनल ओपन काउंसिल के एनटीटी पीटीटी कोर्स के लिए कराता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग की ये एनटीटी पीटीटी कोर्स बहुत अच्छे से संपन्न हो, आप इसमें नॉलेज प्राप्त कर सकें, अनुभव ले सकें। चलिए, इसी कड़ी में आज का टॉपिक है बाल अपराध, जो हमारे आसपास अक्सर देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ अपराध होते हैं। वो किस तरह से अपराध होते हैं, कौन कौन से बाल अपराध हैं, उनके क्या कारण हैं, इसको समझें। अपराध को रोका कैसे जाए, उसकी रोकथाम कैसे हो, समाज में इसकी जो बढ़ती मानसिकता है उसको कम कैसे की जाए, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बाल अपराध को जानें तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता, वरन जन्म के पश्चात ही अपराधी प्रवृत्ति उसके अंदर होता है, उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रौढ़ अवस्था में प्रवेश कर चुके होते हैं और वह सामाजिक नियमों या कानूनों के विरुद्ध कार्य करते हैं तो वो अपराध माना जाता है। और यदि इस प्रकार के कार्य को अपरिपक्व बालक के द्वारा किया जाता हो तो उसको हम लोग बाल अपराध कहते हैं। और यह बाल अपराध की संज्ञा भी दी जाती है। अब कुछ वैज्ञानिकों या कुछ विचारकों का इस पर अलग अलग विचार है, मत है, हम जानते हैं। बट का कहना है कि उस बालक को अपराधी कहते हैं जिसकी समाज विरोधी प्रतिक्रिया इतनी गंभीर हो जाती है कि उसे सरकारी कार्यवाही आवश्यक हो जाता है। उसी पर दूसरा विचार हीली का है। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। जो कार्य जानबूझकर नहीं किया गया है उसे अपराधी नहीं कहते। केवल वही कार्य जो कानून द्वारा निषेध माने गए हैं यदि वे किए जाएं तो अपराध माने जाते हैं। ये हिली का कहना है। और इसी में आइए कि न्यूमेयर के अनुसार कहा गया है कि बाल अपराध का अर्थ समाज विरोधी व्यवहार का कोई प्रकार है जो कि व्यक्तिगत अथवा सामाजिक विघटन उत्पन्न करता हो। बाल अपराध के प्रकार में आता है कि माता पिता के नियंत्रण को न मानना, धूम्रपान करना, लड़ना झगड़ना, चोरी करना, झूठ बोलना, गंदी तथा भद्दी भाषा का प्रयोग करना, बुरी संगति में रहना, उद्देश्य विहीन घूमना, ऐसे कार्य करना जिससे दूसरे को पीड़ा पहुंचने का भय हो, यौन अपराध, कानून को भंग करना, बिना पूछे किसी के घर या किसी की गाड़ी में प्रवेश करना, स्कूल की वस्तुओं को बर्बाद करना, हमेशा झूठ बोलना, दीवारों पर गंदे शब्दों का प्रयोग करना, ये सब बाल अपराध में आते हैं। बाल अपराध के कारण बाल अपराध को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। 5 तरह से बांट करके इसको अध्ययन किया जा सकता है। पहला वंशानुक्रम कारण, दूसरा शारीरिक कारण, तीसरा सामाजिक कारण, चौथा आर्थिक कारण और पांचवा मनोवैज्ञानिक कारण। सबसे पहले हम लोग वंशानुक्रम कारण को जानते हैं। सीजर लोम्ब्रोसो का मानना है कि मनोवैज्ञानिक मत है कि अपराध का कारण वंशानुक्रम है, क्योंकि जो बच्चे अपराधी होते हैं उनके कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक लक्षण होते हैं।
है ना। सीजर लोम्ब्रोसो का यही मानना है कि यह वंशानुक्रम होता है। जो बच्चे कर रहे हैं वो कहीं न कहीं उनके वंशानुक्रम से वो लक्षण उनको प्राप्त हुआ है, अर्थात उनके जनक से ये लक्षण उनको प्राप्त हुआ है। शारीरिक और मानसिक ये क्षमता होती है ना। फिर इसी में है शारीरिक कारण। शारीरिक कारणों में शारीरिक दोष तथा हीन स्वास्थ्य आपराधिक प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। ऐसे बच्चे या बच्चों के साथ समाज के अन्य व्यक्ति का व्यवहार ठीक नहीं होता। ऐसे बच्चों को चिढ़ाना, हीन नियमों या निगाहों से देखना, जिससे उसे समाज के प्रति घृणा हो जाता है और वह बदले की भावना से समाज के लोगों के प्रति अपराध करना आरंभ कर देता है। इससे मैं भी हद तक सहमत हूँ। समाज में देखा जाता है, जैसे कोई विकलांग है तो उसको लंगड़ा लंगड़ा लंगड़ा, कोई आँख से ये डेढ़वाड़ है तो ओकरा के काना 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 कहना शुरू कर देता है लोग। इस तरह से इतना उसको टॉर्चर करता है लोग कि वो गाली देना शुरू कर देता है, वो भद्दे भद्दे शब्द बोलना शुरू कर देता है। या फिर और भी बहुत सारी बातें होती है, जैसे गाँव में अक्सर उपनाम रख दिए जाते हैं, भद्दे भद्दे उपनाम बच्चों के रख दिए जाते हैं, मजाक मजाक में ही लोग रख देते हैं और वो बच्चा गाला गलौज करना शुरू कर देता है, मारना शुरू कर देता है। धीरे 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 वो सामाजिक अपराधी के रूप में काम करना शुरू कर देता है। लोगों से उसके बिहेव में ही ये अंदर घुस जाता है कि बस कोई भी बोला तो उल्टा ही बोलना है। हालांकि वो शुरू से वैसा नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे सामाजिक कुरीति या कुव्यवहार लोगों के द्वारा होता है, जिसके कारण वो बाल अपराधी बन जाता है। चलिए अगला है सामाजिक कारण को समझते हैं। बाल अपराध में सामाजिक कारणों को दो भागों में बांटा गया है ताकि अच्छा से समझ सके। पहला पारिवारिक कारण और दूसरा परिवार से बाहर के कारण। पारिवारिक कारण में पहला इसमें भी बांटा गया है, पारिवारिक कारण में, है ना। पारिवारिक कारण में पहला आ जाता है टूटा परिवार, दूसरा अपराधी भाई बहनों का प्रभाव, अशिक्षित माता पिता और अनैतिक परिवार, माता पिता द्वारा तिरस्कार या दूषित नियंत्रण, ये आ जाते हैं परिवार के कारण में। यानी बाल अपराध होने का ये पारिवारिक कारण है और इन कारणों में ये छोटे छोटे कारण हैं। अब चलिए सबसे पहले टूटा परिवार क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। बालकों को अपराधी बनाने में टूटे परिवार का भी मुख्य हाथ होता है। जिस परिवार में माता पिता या उस पति पत्नी खुद के बीच आपस में अलगाव होता है या तनाव होता है या तलाक हो जाता है या मतभेद होता है इत्यादि इस तरह की बातें रहती हैं, ऐसे परिवार का संतुलन बिगड़ जाता है और ऐसे एक साथ लेकर और इस परिवार को एक साथ लेकर चलना कठिन होता है। इसे ही हम टूटा परिवार की संज्ञा देते हैं। ऐसे परिवार के बच्चे तरह तरह के अपराध करने लगते हैं क्योंकि उनका जो गाइड करने वाले माता पिता हैं वो तो दोनों में तनाव है, वो तो दोनों अपनी ही समस्या से जूझ रहे हैं। फिर उसको गाइड करने वाला कोई होता नहीं और दूसरे का गाइड वो मानेगा नहीं, है ना। तो इस तरह से बाल अपराधी वो बच्चे हो जाते हैं। अगला है हाँ, इसी बीच में एक हिली और ब्रोन दो व्यक्ति का विचार समझते हैं। हिली एवं ब्रोन ने एक अध्ययन किया जिसमें कुल उन्होंने 4000 अपराधी बालक थे। उस उनके अध्ययन में जिसमें कुल 4000 अपराधी बालक थे। सर्वेक्षण के दौरान
यह पाया गया कि लगभग 2000 बालक टूटे परिवार के थे, अर्थात तो उस परिवार से जिसके माता पिता में अनबन रहता हो, मतभेद रहता हो, हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता हो, तलाक हो गया हो, तलाक होने की कगार पे हो, या फिर उनमें और भी परिवार से झगड़ा होते रहता हो। अगर जॉइंट फैमिली है तो चाचा चाची से झगड़ा होते रहता हो, दादा दादी से झगड़ा होते रहता हो, आस पड़ोसी से हमेशा तनाव हो, ये सब इसी में आ जाएंगे। चलिए, तो हिली और ब्रोन साहब का ये प्रयोग से बहुत ज़्यादा हम भी सहमत हैं। चलिए, दूसरा है इसका, पहला तो टूटा परिवार हो गया, दूसरा अपराधी भाई बहनों का प्रभाव। यदि किसी परिवार में उसके भाई बहन पहले से ही अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो उसका असर आगे के भाई बहनों पर भी पड़ता है। उसी तरह से वह भी अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तीसरा, अशिक्षित माता पिता। जिसके माता पिता अशिक्षित होते हैं, वे अपने बालकों को ठीक तरह से निर्देश नहीं कर पाते, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे गलत व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। चौथा आता है अनैतिक परिवार। किसी भी परिवार में यदि माता पिता या उस परिवार के कोई भी सदस्य अनैतिक कार्य करते हों, गलत कार्य करते हैं, तो उनके घरों को अनैतिक परिवार कहा जाता है। इस परिवार के बच्चे धीरे धीरे अनैतिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। किशोर लड़के तथा किशोरी लड़कियां दोनों ही अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, क्योंकि ये उनके परिवार से ही ये चीज़ मिला है, उनके माता पिता से ही ये चीज़ मिला है, इसलिए ऐसा हो जाते हैं। पांचवा है माता पिता द्वारा तिरस्कार। ये सबसे प्रमुख कारण हो सकता है मेरे दृष्टि में। माता पिता द्वारा तिरस्कार किए गए बच्चे, बालकों पर माता पिता के व्यवहार का अधिक प्रभाव पड़ता है। जब बालक को अपने माता पिता द्वारा प्यार नहीं मिलता है, बल्कि उसे उसके कार्य पर दंड दिया जाता है, तो ऐसे समय उनमें विरोध की भावना उत्पन्न हो जाती है, जागृति हो जाती है, पैदा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप या जिसके परिणाम स्वरूप वह अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त सौतेले माँ बाप के प्यार से वंचित रहना, माता पिता की मृत्यु हो जाने इत्यादि से भी बालक अपराधी बन जाता है। छठा, दूषित नियंत्रण, यानी कि जो उसके गाइडनर हैं, जो उसके गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, वो दूषित हों, वो गलत हों, वो गंदे प्रवृत्ति के हों, वो गलत कार्य करने वाले हों, इसको कहते हैं दूषित नियंत्रण। जिस घरों में बालकों पर अधिक कड़ा नियंत्रण रखा जाए या नियंत्रण में कमी होती हो, या उस घरों का बालक बहुत जल्दी ही गलत कार्य करने लगता हो, अर्थात अपराधी प्रवृत्ति की ओर उसका अधिक झुकाव होता है। ये हो गया पारिवारिक कारण। अगला है परिवार के बाहर के कारण। ये सभी जितने हम लोगों ने जाना, ये परिवार के भीतर यानी परिवार के अंदर के कारण थे, और हम लोग अब परिवार से बाहर समाज में चलते हैं। तो ये तो पारिवारिक था, ये भी सामाजिक कारण ही था, लेकिन इसके दो भाग थे, पारिवारिक और परिवार से बाहर। एक परिवार में और एक परिवार से बाहर। अब परिवार के कुछ बाहरी कारण, पहला होता है बुरा पड़ोसी, जो मैंने इसके पहले वाले में जिक्र किया है कि अगर पड़ोसी आस पड़ोस जो हैं अगर बुरे प्रवृत्ति के हैं तो बच्चों पे प्रभाव पड़ता है। वही आ गया, इसमें पहला कारण है बुरा पड़ोसी। दूसरा है उचित मनोरंजन संबंधित साधनों की कमी। तीसरा है होटल व क्लब। चौथा है विद्यालय की परिस्थितियाँ।
पांचवा है बुरे प्रौढ़ व्यक्तियों का साथ। सब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान निभाते हैं। छठा है विज्ञापन और प्रचार। सातवां है संगी साथी। आठवां है सामाजिक प्रथाएं। ये बाहरी की परिस्थितियां हैं और ये बहुत ही खतरनाक हैं। अगर घर अच्छा भी है तो इन बाहरी प्रभावों से बच्चे नहीं बच सकते हैं। बुरा पड़ोसी, यदि शराबी, धोखेबाज, गुंडे प्रवृत्ति वाले, चोर, बदमाश बालक के पड़ोस में रहते हैं तो उसका असर बालकों पर भी धीरे धीरे पड़ता है ना। क्योंकि बच्चे देखते हैं कि वो शराब पी के आते हैं तो ये बोलते हैं वो बोलते हैं, धोखेबाजी को देखते हैं, धोखेबाज किसी को धोखा दे के बहुत सारी संपत्ति वगैरह एकत्रित किए तो वो बच्चा देखता है कि अरे ये तो ऐसे हमारा आराम कर रहा है, धोखे दे करके किसी को छीन करके किसी को मारता है, कोई गुंडा प्रवृत्ति का है, किसी को मारता है, ये करता है, बहुत परेशान करता है, उसको बड़ी मजा आता है क्योंकि बाल प्रवृत्ति में ये तुरंत एक्सेप्ट हो जाएगा कि अरे उसको तो मार रहा है, वो बहुत मजबूत है ना। तो इस तरह के मंडल प्रवृत्ति जिसमें तुरंत अच्छे अपने उसको लगे कि हाँ ये बहुत अच्छा है ना, तो वहाँ पे बच्चे इस चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरा है कि उचित मनोरंजन के साधनों की कमी। इस बात से हम लोग की अपनी बचपना याद आती है। हम लोग के समय ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था। गांव में अगर 50 घर का एक गांव है, टोला है, शायद एक घर में एक ब्लैक एंड वाइट टीवी और वो काला बैटरी छोटा सा हुआ करता था। तो याद है कि उस समय शक्तिमान, रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण ये सीरियल आया करते थे। सुख के सुख फिल्म आया करता था। इसको देखने के लिए हम लोग पड़ोसी के यहाँ जाते थे, या तो 1 घंटा आधा घंटा पहले से जाके बैठते थे। अगर लेट गए तो दरवाज़ा बंद हो गया तो फिर खिड़कियों से झांकना इधर उधर, ये सब बातें आती है। या फिर जो चीज़ आपके पास खिलौनों की साधन कम होती है, मनोरंजन के साधन कम होते हैं, तो बच्चे इधर उधर उस चीज़ को पाने की लालसा में जाते हैं। तो मनोरंजन के उचित साधनों की कमी, जहाँ उचित मनोरंजन साधनों का अभाव रहता है उस स्थानों पर रहने वाले बालकों को बुरी आदतों जैसे जुआ खेलना, ताश खेलना, है ना, मारने पीटने आदि का लत, यौन अपराध की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। हाँ, ये भी कह सकते हैं जब खेलने की साधन नहीं होती है तो उनको अपने मनोरंजन का कोई ना कोई तो साधन व्यवस्था करना ही पड़ता है। तो फिर वो अपने मनोरंजन के लिए वो जुए खेलना शुरू कर देते हैं, ताश खेलना शुरू करते हैं, गोली खेलना शुरू कर देते हैं, है ना, मारपीट करना शुरू कर देते हैं, यौन अपराध में वो अपना मन लगाना शुरू कर देते हैं। उसी तरह होटल अथवा क्लब का वातावरण ठीक न होने से कभी कभी बालक अधिक अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, क्योंकि इन होटलों एवं क्लबों के मालिक भी इसमें जुड़ जाते हैं और बालकों से गंदे कार्य कराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो समाज के विरुद्ध होता है। इससे भी अपने बच्चों को बचाना चाहिए। चौथा, विद्यालय की परिस्थिति है। यदि बालकों में विद्यालय के प्रति रुचि नहीं होती है तो बौद्धिक कुशलता में कमी या पढ़ाई की पर्याप्त सुविधा न होने पर उसमें अपराध की भावना जागृत होने लगती है। बालक विद्यालय से भागकर गलत संगति में पड़ जाता है। कभी कभी विद्यालय के समीप शराब, सिनेमा घर, जुआ खेलने का अड्डा, नशीली दवाइयों का दुकान इत्यादि होते हैं, जो इससे बालक को शीघ्र इसका सेवन करके अपराध करने में लगा देते हैं। पांचवा है बुरे प्रौढ़ व्यक्तियों के साथ। यदि प्रौढ़ व्यक्ति बुरे होते हैं तो कभी कभी इनके संपर्क में आने के कारण बालक भी बुरा हो जाता है, उन पे भी बुरा असर पड़ता है।
इस अवस्था को इस अवस्था में व्यक्तियों के साथ या इस तरह के पूरे व्यक्तियों के साथ बच्चों को नहीं रहने देना चाहिए। तो छठा है विज्ञापन व प्रचार। बच्चों को बिगाड़ने में इसका भी बहुत अहम भूमिका है। आज के आधुनिक युग में अनेक प्रकार के फैशन संबंधित वस्तुओं का विज्ञापन की जा रही है, जिसमें अधनग्न तस्वीरें दिखाई जा रही है, अश्लील पोस्टर, अश्लील वाक्यों का प्रयोग, मतलब माने अंग प्रदर्शन इतना अधिक हो गया है कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनको देख करके उसमें ज़्यादा रुचि आ जाती है और ज़्यादा अधिक, क्योंकि बुरा में आकर्षण ज़्यादा होता है तो वो आकर्षित ज़्यादा कर लेता है, जिससे वह बुरे कार्य करना प्रारंभ कर देता है। संगी साथी, चलिए सातवां है संगी साथी। बुरे साथी अर्थात बुरी संगति मिलने से बालक अपराध की ओर बढ़ता है। बालकों के व्यवहार पर उसके साथियों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जिस तरह के समूह में रहता है वैसा ही उसका व्यवहार हो जाता है। इसमें सामूहिक रूप से एकत्र होकर अनैतिक कार्य करने लगते हैं, एक गुट बना के, एक समूह बना के। तो इसी पर हमारे पुराने विचारक कहे हुए हैं कि संगति से गुण होता है, संगति से गुंजास, अबास फास फसरी एके भाव विकास। कहने का मतलब है कि जैसा संगति रहेगा वैसा गुण होगा। संगति से अच्छे गुण मिलेंगे और संगति से ही बुरे गुण भी मिलते हैं। जिस तरह से मिस्री के साथ धागे और बांस की कुछ कमची भी मिस्री के भाव में बिका जाते हैं, नहीं तो उस धागे और कमची, बांस की कमची का क्या औकात कि वो मिस्री के भाव में बिके। लेकिन नहीं, जब वो मिस्री के साथ हो गया तो वो भी तौले जाता है, साथ ही तौला जाता है मिस्री के साथ, यानी उसका भी उतना ही कीमत लग जाता है। अक्सर मिस्री आप लोग खाते होंगे तो उसमें धागे मिलते होंगे, बांस की कमची मिलते होंगे, है ना। तो वही बात है। अठवां, ये बुजुर्ग जो कह गए हैं उस पर अमल करिए, ये बहुत अच्छी बात कह गए हैं। सामाजिक प्रथाएं, समाज में प्रचलित प्रथाएं भी बाल अपराध को जन्म देती है, जैसे विधवा, बाल विवाह, पुनः विवाह। पुनः विवाह तो अपराध नहीं है, पर बाल विवाह, दहेज प्रथा, ऐसी प्रथाएं प्रचलित हैं जिसमें आपराधिक प्रवृत्तियां विकसित हो जाती हैं। चलिए इसमें तो और भी कुछ हैं, जैसे आज के नए फैशन, मॉडर्न, या फिर आज के परिवार जो अपने बच्चों के साथ टीवी पर गलत दृश्य को खुद बैठ के देखते हैं और वहाँ पे बच्चों को भी बैठा कर दिखाते हैं, ये सारी प्रवृत्तियाँ। चलिए 8वां है सामाजिक प्रथाएं, जिस पर हम लोग विचार करें। समाज में बहुत ऐसी प्रथाएं हैं। अब देखिए इसी में जिक्र हुआ है दहेज की। दहेज भी एक बहुत बुरी प्रथा है जो हमारे बच्चों के मानसिकता को प्रभावित करता है, लेकिन ये परिवार समझते कहाँ हैं। चलिए धीरे धीरे ये समझ जाएंगे। आगे हम लोग बाल अपराध के आर्थिक कारण को जानते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे मजबूरी में ये गलत कदम उठा लेते हैं, कुछ बच्चे मजबूरी में ये गलत कदम उठा लेते हैं। जैसे पाला आ जाता है निर्धनता, गरीबी, दूसरा आता है बेकारी, तीसरा अनुपयुक्त व्यवसाय, ये कारण आ जाते हैं। अब चलिए समाज में प्रचलित प्रथाओं के बाद अब हम लोग बाल अपराध में आर्थिक कारण ढूंढते हैं। बाल अपराध होने का होता है कि जन्म से अगर कोई परिवार निर्धन है, गरीब है, उसकी परिस्थितियां खराब हैं, जिससे बालक अपराध करने लगता है,
उस परिस्थितियों को ठीक करने के लिए शॉर्टकट तरीका अपनाता है। बहुत कम समय में अपने निर्धनता को दूर करने के लिए वो अपराध के रास्ते पर चला जाता है। इससे वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा भी नहीं कर पाता है और जिसके फलस्वरूप वो चोरी करना, झूठ बोलना इत्यादि सीख ही जाता है। छोटे छोटे आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वो इन सब को करना शुरू कर देता है और जिसके कारण होता है, इन सबों का बदौलत होता है झूठ बोलना, चोरी करना, क्योंकि उसके व्यक्तित्व खराब हो जाता है, जिसके कारण वो बड़ी सफलता नहीं हासिल कर पाता है। बेकारी आता है। बेकारी भी निर्धनता के समान ऐसा आर्थिक कारण है जो बाल अपराध को जन्म देता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, अर्थात किशोरावस्था में प्रवेश करता है, वह चाहता है कि किसी के पास स्वयं जीवनोपार्जन करने का साधन हो, उसके पास स्वयं जीवोपार्जन करने का साधन हो। लेकिन ऐसी स्थिति में वह बेकार रहता है, तो वह अपनी भूख तथा आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए समाज विरोधी कार्य करना प्रारंभ कर देता है, जैसे जेब काटना, चोरी करना इत्यादि शुरू कर देता है। इसके अतिरिक्त युवा अवस्था में पहुंचते पहुंचते वो माँ बाप बच्चों को ताने देने लगता है, कोसने लगता है, जिससे परेशान होकर वह अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। जब वो बड़ा होता है तो माँ बाप उसको कोसने लगते हैं, उसके बच्चे उसको कोसने लगते हैं, उसकी पत्नियाँ उसको कोसने लगती है, अरे बैठे बैठे घर में ये कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, धाम नहीं कर रहा है, बैठे बैठे खा रहा है। इस तरह से और भी बहुत सारे ताने होते हैं, जिसके कारण वो चाहता है कि चलो हम भी कुछ तो करते हैं, और वो करना शुरू कर देता है गलत। अनुपयुक्त व्यवहार। अनुपयुक्त व्यवहार में होने से भी बालक अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है, क्योंकि उसकी योग्यता अनुसार व्यवसाय नहीं मिल पाता है, अधिक परिश्रम करता है, जिससे वह चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाता है और समाज विरोधी कार्य करना शुरू कर देता है। चलिए, आज का अंतिम टॉपिक है बाल अपराध के मनोवैज्ञानिक कारण। अब इसको भी समझते हैं। मानसिक रोग इसके मुख्य कारण होते हैं। यदि बालक का मानसिक स्वास्थ्य ठीक न हो अथवा उसकी इच्छाओं का दमन किया गया हो, उसके मन में हीन भावना पनपने लगती है और वह जल्द ही अपराधी हो जाता है। ऐसे बालक के घर में कोई प्रेम नहीं करता, सभी तिरस्कार ही करते हैं, तो वह हिंसात्मक कार्य करना प्रारंभ कर देता है। उसके दिमाग में बैठ जाता है कि हमको कोई प्यार नहीं करेगा कभी, और हम कुछ भी करते हैं तो ये लोग हमको गलत ही कहते हैं, तो क्यों ना गलत करें। मन में यही चीज़ आता है। वो हर बच्चे, हम लोग, आप लोग भी अपने अपने बचपन में याद करो, जब कोई ऐसा समय आता हो जिसमें घर में सारे मिलके एक साथ विरोध करना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, तुमने गलत किया, तुमने ये कैसे किया, उसने भी आके 2 झप्पड़ लगाए, उसने भी आके 2 थप्पड़ लगाए, उसने भी आके 4 सुनाए, उसने भी 2-4 सुना दिए, तो लगता है कि साला ये तो सबके सब भिड़े हुए हैं। और जब भी छोटे छोटे बातों पर जब बच्चों को ताना देना शुरू कर देते हैं, डांटना शुरू कर देते हैं, फिर डांटने के बाद उसको प्यार भी करना चाहिए, तो नहीं करते हैं और केवल डांटते ही डांटते जाते हैं। जिस कंडीशन में बच्चा को पता है कि साला जब भी करते हैं तो गलत ही होता है, अच्छा भी करते हैं तो लोग डटबे करता है, बुरा भी करते हैं तो डटबे करता है, चलो हम बुरा ही करते हैं, क्या दिक्कत है, तो खुल के पूरा करते हैं। उसके मन में ये भावना पनप जाता है और वो गलत करना शुरू कर देता है। बाल अपराध की रोकथाम बहुत ही जरूरी है। बढ़ती हुई आपराधिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए मुख्य रूप से 3 साधनों का उपयोग आवश्यक है। पहला, माता पिता द्वारा उपचार, दूसरा सरकार सरकार द्वारा उपचार, और तीसरा मानसिक चिकित्सकों द्वारा उपचार। चलिए, इस उपचार को हम लोग अगले सीरीज में पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। हमारे बाद के सीरीज में आप आएंगे। तब तक के लिए अपने मित्र, भाई, दोस्त अविनाश आर्यन को विदा दीजिए।
जय हिंद दोस्तों।